सुप्रभात आप सभी को। एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ हरिहर काका पाठ का तीसरा भाग लेकर के। पहले भाग में हम लोगों ने हरिहर काका और लेखक मिथिलेश्वर के गांव के बारे में जाना, उनके गांव में स्थित ठाकुरबाड़ी के बारे में जाना, तथा दूसरे भाग में हम लोगों ने हरिहर काका के बारे में जाना और यह भी जाना कि किस तरह से उनके भाइयों की पत्नियां उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं, उन्हें समय पर खाना पानी नहीं देती हैं, तथा इससे दुखी होकर के एक दिन वो थाली को जो उन्हें खाने के लिए परोसी जाती है उसे फेंक देते हैं और गुस्सा होकर के खूब उन सबों को बुरा भला कहते हैं। इस बात को महंत सुनता है, जो ठाकुरबाड़ी के महंत हैं वो सुनते हैं और उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले जाते हैं। दिन भर के बाद जब उनके तीनों भाइयों को पता चलता है कि हरिहर के साथ हमारे घर की औरतों ने ऐसा व्यवहार किया है, तो वो उन्हें मनाने के लिए ठाकुरबाड़ी जाते हैं और घर वापस चलने के लिए कहते हैं। इस पर महंत भाइयों को कहते हैं कि एक रात इन्हें यहीं पर तुम लोग रहने दो, इनका मन अशांत है, रात भर में ठीक हो जाएगा तो सुबह चले जाएंगे। इस पर भाई मानते नहीं, लेकिन जब गांव के लोग भी कहते हैं कि आखिर एक ही रात की तो बात है, एक रात में क्या बन बिगड़ जाएगा, तो तीनों भाई हरिहर काका को छोड़ करके ठाकुरबाड़ी में ही घर वापस आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है इसको हम लोग आज तीसरे भाग में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हरिहर काका पाठ का तीसरा भाग। रात में हरिहर काका को जो भोग लगाने के लिए मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। रात के समय हरिहर काका को भोग लगाने के लिए ठाकुरबाड़ी में जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। रात चूँकि महंत ने हरिहर काका को अपने यहाँ ही रोक लिया, ठाकुरबाड़ी में ही रोक लिया था, तो उन्हें रात के समय जो व्यंजन, जो खाने के लिए सामान और यानी मिठाइयाँ इत्यादि दी गईं वैसा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर आदि। उनको क्या क्या मिले थे? घी टपकते मालपुए, यानी मालपुए ऐसे बने थे जिसमें से घी टपक रहा था। रसबुनिया, रस में डूबी हुई बुनिया थी। लड्डू था। छेने की तरकारी अर्थात पनीर था। दही, खीर आदि उन्हें खाने को मिला। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। और यही नहीं, जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से हरिहर काका के लिए खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा में मन में शांति पहुंचा रहे थे और पास बैठे हुए जो महंत जी थे वो धर्म चर्चा करते हुए उनके मन को, हरिहर काका के मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। उस एक ही रात में हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जो कुछ भी सुख और शांति का अनुभव किया वैसा उन्होंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके और इधर घर आने के बाद जो उनके तीनों भाई हैं वो रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। भविष्य में होने वाली आशंका, यानी भविष्य में उनके साथ क्या होगा, इस बात की चिंता उनके मन को रात भर चिंतित करती रही। इसी चिंता में वो डूबे रहे। 15 बीघे खेत
इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। उनके मन में चल रहा था कि 15 बीघा खेत और वो भी इस गांव की उपजाऊ जमीन का, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है, अगर हाथ से निकल गए तो फिर वे लोग कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। सुबह तड़के ही यानी भोर में ही वो तीनों भाई फिर ठाकुरबाड़ी पहुँच गए। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे और हरिहर काका के उन लोगों ने पांव पकड़ लिया और रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। उन तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के किए के लिए उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि हम लोग अपनी पत्नियों को दंड देंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई और साथ ही साथ हरिहर काका को याद दिलाई कि हम सबका तो खून का रिश्ता है। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। उन लोगों की बात सुनकर के हरिहर काका का दिल पिघल गया। पसीजना मतलब पिघल जाना। हरिहर काका का दिल पसीज गया अर्थात हरिहर काका मान गए और वह पुनः घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन यह का, इस बार उन्होंने जो अपने घर तथा घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखा उससे वो आश्चर्यचकित रह गए। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। घर के चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। सिर आंखों पर उठाना मतलब बहुत सम्मान देना। सिर आंखों पर उठाना मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सम्मान देना, ये मुहावरा है न। इस बदले हुए व्यवहार को देख करके उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की और घर के भाइयों की जो पत्नियां थी उन लोगों ने हरिहर काका के पैर पर अपना सर रख करके उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। फिर हरिहर काका की ऐसी खातिरदारी शुरू हुई जैसी किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी शायद नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। अब क्या होता था कि उनकी रुचि के अनुसार जो वो चाहते थे, जो वो पसंद करते थे, उसके अनुसार उन्हें दोनों टाइम का खाना और नाश्ता मिलने लगा। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद और 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद रहती। मुस्तैद मतलब लगातार तत्पर रहती, तैयार रहती थी। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। वो 5 महिलाएं कौन कौन थी? 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं, यानी जो भाइयों के लड़के की पत्नियां थी। ये 5 महिलाएं उनकी सेवा के लिए बराबर तैयार रहती थी। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। अब हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। अब जिस किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती एक बार वो आवाज़ लगा देते तो वो तुरंत उन्हें मिल जाता। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। उनको अब यकीन हो गया कि ये सारी चीज़ें महंत जी के चलते ही हो रही हैं। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए उनके मन में महंत जी के प्रति जो आदर और श्रद्धा का भाव था वह बढ़ता ही जा रहा था।
बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी के बताए ही गांव के जो लोग हैं वो असली तथ्य से वाकिफ होना मतलब रूबरू होना, परिचित हो जाना। न वाकिफ होना मतलब परिचित हो जाना कि सही बात क्या है, इसकी जानकारी सबको हो जाती है। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। हरिहर काका के साथ जो घटना घटी उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि सभी लोग खुद ही समझ गए। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी असरदार होती है। दरअसल बात ऐसी है कि लोगों की जो जुबान है उस जुबान से भी ज़्यादा कोई घटना की जुबान होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं और जो घटनाएं घटती हैं वो कहीं न कहीं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न ही हरिहर काका के भाइयों ने। गांव के लोगों से किसी ने कुछ नहीं कहा था, न तो महंत ने कुछ कहा था और न ही हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। इसके बाद भी गांव के सभी लोग सच्चाई को समझ गए थे, सच्चाई को जान गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। फिर तो गांव में जो बैठकें होती थी या जहां लोग इकट्ठा होते थे वहां इन्हीं बातों की चर्चा होने लगी। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, हर जगह वही बात होती। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उत्तम और कुछ नहीं। वे लोग कहते थे कि इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, तो वहीं कुछ लोग कहते थे कि नहीं, भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। दूसरे लोग कहते कि अपनी जायदाद भाइयों को न देना, उनके लड़के लड़कियों को न देना, उनके साथ अन्याय होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। और अगर वो ऐसा करते हैं कि अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम करते हैं, ठाकुर जी के नाम करते हैं, तो यह खून के रिश्ते के बीच दीवार बनाने के समान होगा। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। जितने मुंह थे उतनी बातें अब होने लगी। ऐसा ज़बरदस्त मसाला किसी को नहीं मिला था। ऐसी सभी लोगों के द्वारा चर्चाएं आम हो गईं, यानी सब लोग उसी की बात करने लगे। इसीलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। अपने अपने ढंग से लोग इस समस्या का समाधान भी ढूंढ रहे थे और इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना कि कुछ और घटना घटे। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। हालांकि इसी दौरान बातें कुछ और भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। लोग प्रत्यक्ष मतलब सामने आकर के और परोक्ष मतलब पीछे रहते हुए ही दो भागों में बंटने लगे थे। यानी कुछ यह चाहते थे कि हरिहर को ठाकुर जी के नाम ज़मीन करनी चाहिए, तो कुछ यह चाहते थे कि नहीं, भाइयों को उन्हें ज़मीन देनी चाहिए। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। कई जगह बैठकों में ये जो दोनों वर्ग बन गए थे, इनमें आपस में तू मैं यानी तीखी बहस भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब वह ठाकुरबारी न सिर्फ इनके
इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। एक वर्ग चाहता था कि ये लोग हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें, जिससे ये सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाए। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, ऐसे मानने वाले लोग धार्मिक संस्कारों वाले थे, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। और जिन लोगों का ऐसा विचार था वे लोग किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। लेखक कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि जब सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो वहाँ साधु संतों के साथ कुछ गांव के चटोरे मतलब जो खाने पीने के शौकीन हैं, लालची हैं, वे लोग वहाँ जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। ये जो लोग यह कह रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए ज़मीन, ये इसी तरह के लोग हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। और दूसरे वर्ग में वे लोग हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे कई सारे आदमी और रह रहे हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इस तरह से पूरे गांव का जो माहौल था वो एक तरह से तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ घटना घटे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि वे अपनी ज़मीन लिख दें। इधर हरिहर काका के जो भाई थे उन्हें भी शंका सताने लगी कि आगे चलकर क्या होगा, कहीं हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को न लिख दें। इसलिए वे लोग भी उनसे निवेदन करने लगे कि आप अपनी ज़मीन हम लोगों को हमारे नाम लिख दीजिए। उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। वे लोग कहते कि आखिर उनके सिवाय उनका और अपना कौन है। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। लेखक मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि इस विषय पर कि महंत चाहते हैं कि मैं उनको ज़मीन लिख दूं और मेरे भाई चाहते हैं कि मैं उनको ज़मीन लिख दूं। इस मुद्दे पर हरिहर काका ने लेखक से ढेर सारी बातें की, देर तक बात की। अंततः हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि अंततः हम दोनों लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे, इस निर्णय पर पहुँचे कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का मालिक बनाना ठीक नहीं है, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो, चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। लेखक कहते हैं कि उस वार्ता के दौरान, उन बातचीत के दौरान हमें उन लोगों की भी याद आई जिन लोगों ने अपने जीते जी ही अपनी ज़मीन जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को लिख दी थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। लेकिन ज़मीन जायदाद लिखने के बाद उनका जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा, कुत्ते जैसा उनका जीवन हो गया था। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ हैं, यानी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। फिर हरिहर काका ने दोनों तरफ के बदलावों को अच्छे से समझ लिया, यानी महंत का जो व्यवहार उनके प्रति बदला था उसको भी उन्होंने अच्छे से समझ लिया और जो
घर वालों का व्यवहार उनके प्रति बदला था, उसको भी उन्होंने अच्छे से समझ लिया था और यह निर्णय किया कि अपने जीते जी वह किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। फिर क्या होता है? अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि देखो, जीते जी मैं ज़मीन नहीं लिखूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो ज़मीन अपने आप तुम लोगों को मिल जाएगी। ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी ज़मीन तुम ही लोगों को मिलेगी, क्योंकि तुम ही हमारे उत्तराधिकारी हो। मैं ज़मीन लेकर के तो जाऊंगा नहीं, इसलिए अभी लिखवाने की क्या जल्दी है, क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। उधर महंत जो थे वो भी हरिहर काका की टोह में उनका अंदाजा लेने में लगे रहे। जहाँ कहीं एकांत पाते कहो उठते विलम्ब न करो हरिहर। जहाँ कहीं एकांत में हरिहर काका को वो देखते, उनसे कहते कि हरिहर विलम्ब मत करो, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय कर दो। बय मतलब वसीयत लिख दो ठाकुर जी के नाम, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करो। महंत कहते कि फिर आकर के पूरी जिंदगी अपनी ठाकुर बारी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। महंत कहते कि जब तुम मरोगे तो तुम्हें लेने के लिए देवलोक से विमान आएगा और तुम स्वर्ग में चले जाओगे, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना। लेकिन हरिहर काका भी बहुत होशियार हैं। देखो, वो समझ गए हैं दोनों लोगों की स्थितियों को, भाइयों को भी कि ये लोग भी ज़मीन के ही चक्कर में हैं और उधर महंत को भी। ऐसी स्थिति में न वो हाँ करते हैं और न तो साफ साफ लिखने के लिए ही तैयार हो रहे हैं ज़मीन और न ही मना भी कर रहे हैं। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही हैं। उन्हें भी लगने लगा था कि अगर साफ साफ महंत को मना कर देते हैं तो शायद भाइयों के द्वारा जो उन्हें सुख सुविधा मिल रही है वो बंद हो जाए। इसलिए वो महंत को स्पष्ट ना भी नहीं कर रहे थे और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वे ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, और हाँ तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया था कि अपने जीते जी ज़मीन किसी को नहीं देंगे। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। इस मुद्दे पर हरिहर काका जागरूक हो गए थे, पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था महंत जी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। अब महंत जी को भी महसूस होने लगा कि जिस चिड़िया को, अर्थात जिस हरिहर काका को उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी से अपनी जाल में फंसाया था, अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे और ऐसी बात को महंत जी सह नहीं पा रहे थे, उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। महंत जी को लगने लगा कि हरिहर इस समय धर्म संकट में फंस गया है। एक ओर तो उसका मन करता है कि वह जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख दे, और दूसरी ओर वह अपने परिवार और भाइयों के धर्म संकट में पड़ जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में महंत के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में हरिहर को जबरदस्ती पकड़ करके, यानी उसका अपहरण करके
उससे ज़मीन लिखवा लेना चाहिए। बाद में वह स्वयं इस पर राजी हो जाएगा, सहमत हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। महंत जी थोड़े दबंग आदमी हैं और लड़ाकू प्रवृत्ति वाले हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए और जो उनके दिमाग में यह अपहरण वाली योजना चल रही थी, इसको पूरा करने के लिए वे लग गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हालांकि इस बात की उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी, गोपनीय रखा न, यानी जरा सा भी किसी को पता नहीं चला कि महंत ऐसा भी करने वाले हैं। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी और हरिहर काका के भाई जो थे वो बिल्कुल निश्चिंत थे। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर के दलान पर आ धमके। लेखक कहते हैं कि बात अभी कुछ ही समय पहले की है कि आधी रात के समय यानी रात के लगभग 12 बजे के आसपास ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत हैं और उनके जो कुछ पक्षधर हैं यानी उनके जो ग्रुप के अन्य लोग हैं जो वहाँ खाते पीते चाटुकारिता करते हैं, वे लोग हाथों में भाला, गणासा और बंदूक आदि हथियार लेकर के हरिहर काका के दलान पर आ गए। अब देखिए, हरिहर काका के दलान पर आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे और हरिहर काका के जो भाई थे इस अप्रत्याशित मतलब आकस्मिक, एकाएक होने वाले हमले के लिए किसी तरह से तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। जब तक हरिहर काका के भाई तैयार होते, जवाबी कार्रवाई करते यानी उन लोगों से लड़ाई करते, अपनी रक्षा करते तथा हरिहर काका को बचाते, तब तक उन लोगों ने हरिहर काका को अपनी पीठ पर लाद लिया और वहाँ से चल दिए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न ही सुनी थी। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी और न ही सुनी थी कि रात में किसी का अपहरण हो जाए। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने लगे और बातचीत करने लगे। गांव में जो हरिहर काका और उनके भाइयों के शुभचिंतक थे, वे लोग इस घटना को सुन करके उनके घर आने लगे और बाकी लोग अपनी अपनी छतों पर अपने अपने दरवाजे के बाहर से ही आहट लेने लगे कि क्या हो रहा है। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले और इधर अपहरण हो जाने के बाद हरिहर काका के भाई अपने कुछ लोगों को लेकर के हरिहर काका को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। उन्हें शक था कि यह काम महंत का ही है। वे मय दल बल ठाकुर बाड़ी जा पहुँचे। वे मय दल बल मतलब कि अपने लोगों के झुंड के साथ यानी अपने लोगों के समूह के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँच गए। वहाँ खामोशी और शांति नजर आई। वहाँ उन्होंने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है, खामोशी है। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। उन लोगों ने देखा कि रोज जैसे दरवाज़ा बंद रहता है, फाटक बंद रहता है ठाकुर बाड़ी का, वैसे आज भी फाटक बंद है। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। वातावरण में उन लोगों को रात का वहीं सन्नाटा यानी जहरा सी भी कहीं आवाज़ नहीं आ रही थी, सूनापन मिले। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। अब उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि यह काम महंत का नहीं है, शायद बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर के ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे।
उन्हें लगने लगा कि लगता है कि फिरौती के चक्कर में, यानी कुछ मोटी रकम के लिए डाकुओं ने हरिहर काका का अपहरण किया है और बिना मोटी रकम लिए, ढेर सारा पैसा रुपया लिए वे लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। वे लोग जो ठाकुर बाड़ी पहुँचे हैं, वे लोग वहाँ से दूसरी ओर जाते खोजने के लिए हरिहर काका को, कि तभी ठाकुर बाड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ उन्हें सुनाई दी। आवाज़ धीमी थी लेकिन सम्मिलित थी, जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हैं। सबके कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना, ये भी मुहावरा है ना। कान खड़े होना मतलब चौकन्ना हो गए। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। उन लोगों को अब यकीन होने लगा कि नहीं, हरिहर काका इसी ठाकुर बाड़ी के अंदर ही हैं। अब क्या सोचना, अब भला क्या सोचना था। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। अब वे लोग ठाकुर बाड़ी का फाटक जोर जोर से खटखटाने लगे, पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। इसी समय होता क्या है कि ठाकुर बाड़ी की छत से बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर फेंके जाने लगे। वे तितर बितर होने लगे, जिससे वे इधर उधर भागने लगे। अपने हथियार संभाले। उन लोगों ने अपने अपने हथियार यानी लाठी, डंडा या जो भी औजार लेके वो लोग खोजने के लिए गए थे, उन लोगों ने अपने हथियार को संभाल लिया। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़े के कमरे की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जब तक वो अपने हथियार संभालते, उससे पहले ही ठाकुर बाड़ी की जो खिड़कियां थी उससे गोलियों की आवाज़ आने लगी, यानी बंदूकें चलने लगी, फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई और जो लोग गए थे उनमें से एक नौजवान के पैर में गोली भी लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले और उस नौजवान के गोली लगते ही सभी लोग अपनी जान बचा करके भाग चले। अपने तीनों के बूते उस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। अब वे केवल 3 भाई बच गए ना, बाकी लोग भाग गए। अब वे जो तीनों बचे, उन लोगों को लगने कि तीनों लोग मिलकर अब इस लड़ाई में जीत नहीं सकते, क्योंकि उधर से तो बंदूकें भी चल रही हैं, उनके पास तो वैसे हथियार हैं नहीं। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इसलिए वे लोग दौड़ करके कस्बे के पुलिस थाने की ओर चल दिए। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उसके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। और इधर ठाकुर बाड़ी के अंदर का देखो क्या नज़ारा है। इधर ठाकुर बाड़ी में महंत और उसके जो कुछ विश्वासी साधु हैं, वे लोग सादे कागज़ों पर और कुछ लिखे हुए कागज़ों पर भी हरिहर काका के अंगूठे का निशान ले रहे हैं, क्योंकि वे पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो अंगूठा उनका लगवा रहे हैं। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए थे। हरिहर काका को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें तो ऐसा लगा कि जैसे आसमान से वे ज़मीन पर आ गए हैं, यानी उनका जो पूरा महंत के प्रति विश्वास था वह एकाएक टूट गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी ऐसा भी कर सकते हैं। जिस महंत को वह अपना आदरणीय एवं सब श्रद्धेय समझते थे, जिस महंत को वो अपना आदरणीय मानते थे, रिस्पेक्टेड मानते थे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह महंत जी की
सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। हरिहर काका के अंदर इतनी घृणा आ गई महंत के प्रति कि अब वे उनकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। अब अपने भाइयों का जो परिवार है वह हरिहर काका को ज़्यादा पवित्र यानी ज़्यादा अच्छा, नेक, ईमानदार और अच्छा समझ में आने लगा। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे और हरिहर काका किसी तरह से चाहते थे कि वो ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। लेकिन उन्हें लोगों ने पकड़ रखा था और महंत जी समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर, हरिहर ये सब तुम्हारे भले के लिए किया गया। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की। वे समझा रहे थे कि अभी तुमको लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए हम लोगों के पास यही एक मात्र रास्ता था। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की कहानी हम लोग चौथे भाग में जानेंगे कि क्या महंत के समझाने पर या महंत के दबाव में आकर के हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देते हैं, या पुलिस आ जाती है और उन्हें बचा लेती है और बचने के बाद फिर वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों को लिख देती हैं, या उनके साथ क्या घटना घटती है यह सब हम लोग अगले भाग यानी चौथे भाग में जानेंगे। धन्यवाद।